नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल इन्वायरमेंट डिबेट। दोस्तों, जो सेमेस्टर 4 ग्लोबल पॉलिटिक्स का सिलेबस है, उसमें डायरेक्टली ग्लोबल इन्वायरमेंट डिबेट के बारे में नहीं लिखा हुआ। उसमें ग्लोबल कॉमन्स डिबेट के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रहा था डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का, तो उसमें मैंने पाया कि ग्लोबल इन्वायरमेंट डिबेट भी पूछ लिया जाता है। तो आज इस लेक्चर में हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और अगले लेक्चर में फिर हम ग्लोबल कॉमन्स के मीनिंग को समझेंगे और ग्लोबल कॉमन्स डिबेट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले जो मैंने इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स पर जो वीडियो बनाया था, आप उसको ज़रूर देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। और जो और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी, वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल इन्वायरमेंट डिबेट वहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो दोस्तों, ये रहा सिलेबस आपका सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ग्लोबल पॉलिटिक्स, जो पेपर बच्चों को पढ़ना है। यहाँ सिलेबस में लिखा हुआ है ग्लोबल कॉमन डिबेट्स, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ हम क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर हम ग्लोबल इन्वायरमेंट डिबेट के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लाइमेट चेंज से आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज के क्या कारण है और क्लाइमेट चेंज के क्या प्रभाव होते हैं, क्योंकि ये आपका इन्वायरमेंटल साइंस है नहीं। हम इसे ग्लोबल पॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो दोस्तों, आपका जो ये टॉपिक है ग्लोबल इन्वायरमेंट डिबेट, मैं इसको आपको पढ़ाने के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो पुस्तक है रुमकी बासु के द्वारा, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बहुत ही क्लासिक पुस्तक है। आप एक बार जब इस लेक्चर को देख लीजिएगा, उसके बाद अगर क्वेश्चन इस डिबेट के टॉपिक से आते हैं, तो अगर आप इस लेक्चर में बताए गए चीज़ों को लिखते हैं, तो दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया अंक प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हम पिछले लेक्चर का थोड़ा सा एक स्लाइड में रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो दोस्तों, हमने पहले लेक्चर में ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जाना। उसके बाद हमने जाना कि ग्रीन हाउस गैसेस से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है और ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने जानी थी कॉन्सेप्ट में। उसके बाद हमने वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस को जाना था, क्लाइमेट चेंज के कॉन्सेप्ट को वहाँ पे हमने समझने का कोशिश किया था। और जितने भी इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स हुए हैं, हमने सबके बारे में डिटेल में चर्चा की थी। तो दोस्तों, आप इस लेक्चर के लिंक को, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं और इस लेक्चर को देख सकते हैं। ये आपके सेमेस्टर 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस वीडियो पे जोर दे रहा हूँ। तो चलिए आगे अब शुरू करते हैं आज का डिबेट का मुद्दा। तो दोस्तों, अगर आपको ग्लोबल इन्वायरमेंट डिबेट पर प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप सबसे पहले क्लाइमेट चेंज पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आप लिखेंगे कि जब हमारे रेगुलर क्लाइमेट के पैटर्न में बदलाव होता है, तो हम उसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं। क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है, ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज के क्या कारण है? तो कारण यही होगा कि जब CO2 निकलेगा, तो उससे आपका क्लाइमेट चेंज होगा। तो कुछ ऐसे प्राकृतिक कारण है, कुछ इवेंट्स हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जैसे में वोल्केनिक इरप्शन, जब आपका ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। दूसरा है नेचुरल फॉरेस्ट फायर, और भी कई अन्य हैं। नेचुरल फॉरेस्ट फायर को हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक दावानल। तो दोस्तों, इनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकलती है, वह इतना कम होती है कि यह क्लाइमेट चेंज नहीं करती। दूसरे तरफ हम देखें तो कुछ मानव निर्मित कारण है, मैन मेड फैक्टर्स, और यही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे में पॉल्यूशन अर्थात प्रदूषण, दूसरा आपका डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई, और तीसरा शहरीकरण अर्बनाइजेशन। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज के क्या क्या परिणाम होते हैं? तो क्लाइमेट चेंज से आपकी बीमारियां बढ़ती हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा तो बहुत सारे स्थानों पर
बारिश नहीं होगी, उसे पानी की कमी होगी, लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर होंगे और उनको पानी से होने वाली बीमारियां फैलेंगी, जैसे में टाइफाइड हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कोलेरा हो सकता है। दोस्तों, डिजास्टर आ सकते हैं, जैसे में ड्रॉट, कहीं कहीं क्लाइमेट चेंज के कारण काफी बारिश हो सकता है, जिससे फ्लड आ सकता है। आपको क्लाइमेट चेंज से आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी घटेगा, और जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी घटेगा तो दोस्तों इससे फूड सिक्योरिटी पर भी खतरा है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम क्लाइमेट चेंज की समस्याओं को दूर करें, और इसीलिए हमें रिवर्स क्लाइमेट चेंज को अचीव करना पड़ेगा। रिवर्स क्लाइमेट चेंज मतलब क्लाइमेट चेंज को रिवर्स कर दो, अर्थात उसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन कीजिएगा तभी आप क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन अर्थात पर्यावरण संरक्षण और जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है, वह एक दूसरे से इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं तो आप बड़े बड़े कारखानों को लगाएंगे, और उन कारखानों में आप फॉसिल फ्यूल्स जैसे में कोल पेट्रोलियम का इस्तेमाल करेंगे, और उससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और जिससे आपका इन्वायरमेंट को डैमेज पहुंचेगा, और आप क्लाइमेट चेंज से नहीं लड़ सकते। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ अगर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की तरफ जाएंगे तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन दोनों में विरोधाभास देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ भी इम्पॉर्टेंट है डेवलप्ड कंट्रीज के लिए और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, अर्थात जो विकसित देश हैं उनके लिए और जो विकासशील देश हैं उनके लिए। डेवलप्ड कंट्रीज के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनको अपने विकास के दर को सस्टेन करना है, उसको कम नहीं होने देना है। और जो विकासशील देश है उनके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि वह डेवलपमेंट कर सके, अपना विकास कर सकें, और जो उनकी बढ़ती जनसंख्या की समस्याएं हैं उनको दूर कर सकें। तो हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ हम इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर हम पाने जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज पहुंच रहा है, जिससे क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं आ रही हैं। तो दोस्तों, आप देखिएगा कि यही डिबेट का मुद्दा है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ। इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन आपस में दो कॉन्ट्राडिक्टिंग इश्यूज हैं, अर्थात विरोधाभासी मुद्दे हैं। और यही दो कॉन्ट्राडिक्टिंग इश्यूज आपका डिबेट का मुद्दा बनते हैं विकसित और विकासशील देशों के बीच। जब हम इस लेक्चर को पढ़ेंगे तो हम विकसित देशों को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज अर्थात प्रथम विश्व के देश और इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज भी कह के संबोधित करेंगे, और डेवलपिंग कंट्रीज को हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्रीज भी कह के संबोधित करेंगे। अब हम समझने का कोशिश करते हैं कि वाद विवाद का असल मुद्दा क्या है। तो दोस्तों, जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने अपने आप को विकसित बना लिया है अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, और इससे उन्होंने अपने पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब लेकिन अब उनको डर लग रहा है कि ये जो विकासशील देश अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। मतलब जब खुद इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे और खुद इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे थे, उस समय कोई टेंशन नहीं हुआ, उस समय कोई डर नहीं आया मन में। लेकिन अब जब तृतीय विश्व के देश, ये विकासशील देश जब अपने यहाँ पे औद्योगिकरण कर रहे हैं, तो अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको अब डर लगने लगा कि इससे तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। ये तो पूरा का पूरा हिपोक्रेसी है एक तरह से अगर देखा जाए तो दोस्तों, मुद्दा ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज के पास इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए कोई और विकल्प नहीं है सिवाय औद्योगिकरण के, क्योंकि उनको अपने गरीबी को दूर करना है। और गरीबी जो है वह डेवलपिंग कंट्रीज में साफ साफ देखी जा सकती है।
अगर हम एक उदाहरण लें, तो जो दुनिया का आधा पॉपुलेशन है वह डेवलपिंग कंट्रीज में रहता है, और डेवलपिंग कंट्रीज का जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वह सिर्फ $2 प्रतिदिन इतने में ही अपना जीवन यापन करता है। आप सोच सकते हैं कितनी गरीबी है। मात्र 140 रुपए के आसपास में पूरा एक दिन बिता लेता है। आप सोचिए इस चीज को। ही साथ दोस्तों, विकासशील देशों में 100 से लेकर 200 करोड़ के बीच में ऐसे लोग हैं जिनको सुरक्षित पीने का पानी नहीं है। इसके फलस्वरूप 30 लाख लोगों की हर एक वर्ष मौत हो जाती है सिर्फ पानी से होने वाली बीमारियों से। जब इतनी गरीबी है उसके बावजूद भी जो आपके विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वह एक कपोल कल्पना करते हैं, एक इमेजिनरी गोल सेट करते हैं 2000 एडी में, क्योंकि ये शताब्दी का वर्ष होता है। इसमें यह एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सेट करते हैं जिसमें 8 लक्ष्यों को फिक्स किया जाता है, जिसमें से एक लक्ष्य होता है कि हम अत्यधिक गरीबों की संख्या को 2015 तक आधा कर देंगे। लेकिन दोस्तों, आपका जो सच्चाई है वह जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2009 का है उससे बाहर आता है कि 1990 के दशक में 54 ऐसे विकासशील देश हैं जो कि और गरीब बन गए हैं, और ये डेवलप्ड कंट्रीज अपना एक कपोल कल्पना में बिजी हैं, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सेट करने में बिजी हैं कि हम 2015 तक अत्यधिक गरीबों की संख्या को आधा कर देंगे। और दोस्तों, ये तो एक एक्सेप्टेड फैक्ट है पूरे दुनिया में कि जो सब सहारा अफ्रीका के कंट्रीज हैं वो अपनी गरीबी को 2147 तक, मतलब 2147 जब आपका ईस्वी आएगा उस टाइम तक अपने गरीबी को हटा पाएंगे। और जो उनका चाइल्ड मोर्टेलिटी है वह 2167 तक समाप्त होने की संभावना है। लेकिन इसके बावजूद किसी डेवलप्ड कंट्री ने कोई भी मेजर प्लान नहीं बनाया कि हम कुछ पैसा इन्वेस्ट करें इन डेवलपिंग कंट्रीज में, मोस्टली जो अफ्रीका के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ताकि इनको कुछ एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे सके अपनी तरफ से, जिससे ये अपने वाटर और सीवेज का ट्रीटमेंट कर सके, शिक्षा व्यवस्था अपनी बेहतर बना सके, स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी बेहतर बना सके। बस भाषण देना है कि जो आपका इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है वह खतरे में है डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा। तो भाई ये तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, और हम ये भी जानते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है उसको करना काफी मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, ऐसे तो हम लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, हम गरीबों को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, उसको तो दूर करना पड़ेगा। और इसके लिए डेवलपिंग कंट्रीज का साथ निभाना चाहिए था। डेवलपिंग कंट्रीज का साथ देते डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन वो सिर्फ भाषण दे रहे हैं और सिर्फ यही चिंता में लीन है कि किस तरह से इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन होगा और गरीबी उस देश में है उसको कैसे दूर करें, इसका उनसे कोई वास्ता नहीं है। तो इसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच में आपका डिबेट होता है, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में दोनों क्या क्या तर्क देते हैं, हम वन बाय वन इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से हम डिबेट को देखने वाले हैं। हम यहाँ देखेंगे कि एक आपका सबसे पहले आर्ग्यूमेंट रखा जाएगा डेवलप्ड कंट्री के द्वारा, और उस आर्ग्यूमेंट का खंडन किया जाएगा डेवलपिंग कंट्री के द्वारा। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट हम लोग शुरू करते हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस और कुछ यूरोपीय देश, उन्होंने इतिहास में बड़े बड़े कारखाने लगाए, उन्होंने बहुत प्रदूषण फैलाया और उन्होंने अपने आप को विकसित बनाया। और आज भी कुछ हद तक जो यूएस है और जो यूरोपीय देश हैं प्रदूषण फैला रहे हैं अपने विकास दर को कायम रखने के लिए। लेकिन दोस्तों, उसी समय आज उनको डर लगना शुरू हो गया है कि जो आपका अनकंट्रोल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज में, उससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन फैलेगा और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। आगे वह ये पॉइंट आउट करते हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका हो रहा है आपके डेवलपिंग कंट्री में, उससे जैव विविधता को खतरा है, बायोडाइवर्सिटी को खतरा है। आगे वह कहते हैं
कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में बड़े बड़े कारखानों को लगाने की आवश्यकता पड़ती है, और जब ये कारखाने लगाए जाएंगे तो इससे प्रदूषण की समस्या और बढ़ेगी, क्योंकि इन कारखानों को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और उसके लिए हमें फॉसिल फ्यूल्स को जलाना होगा। और जब हम फॉसिल फ्यूल्स जैसे में कोल को बर्न करेंगे तो उससे और प्रदूषण फैलेगा। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट का खंडन करते हुए विकासशील देशों का तर्क है, जैसे में भारत और ब्राजील आर्ग्यू करते हैं कि उनके पास औद्योगिकरण के सिवाय और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उनको अपने गरीबी को दूर करना है, जो उनकी बढ़ती जनसंख्या है, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना है, उसको सपोर्ट करना है। इसीलिए वह अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को धीमा नहीं कर सकते। और ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि भैया जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका जो अभी का तुरंत का समस्या है, पहले वो उसको देखेंगे ना। वो थोड़ी इस बात का चिंता करेंगे कि आज के 100 साल के बाद आपका क्या फ्यूचर में इन्वायरमेंटल डिजास्टर होगा। साथ ही साथ आपके डेवलपिंग कंट्री ये भी आर्ग्यू करते हैं कि आज का जो आपका इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ है उसका जो जिम्मेदारी है वह फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का है, क्योंकि उन्होंने ही इतिहास में बहुत सारा पॉल्यूशन को फैलाया है और आज भी पॉल्यूशन कर रहे हैं। और सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन उनके यहाँ ही आया था, और आज वह ये हमसे डिमांड कर रहे हैं कि हम अपने विकास दर को कम करेंगे और सिर्फ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को हम ही सॉल्व करेंगे। ये उनकी भी उतनी ही जवाबदेही बनती है, और ये कंप्लीटली अनफेयर है, क्योंकि आप देखते हैं यूएस कोई भी आपका प्रोटोकॉल होता है उससे तुरंत बाहर निकल जाता है। अरे भाई, पहले आप भी तो देखो, आप भी तो इसमें अपना योगदान दो बोलने से पहले। तो ये आपका पहला आर्ग्यूमेंट था। तो दोस्तों, इसलिए रुम्की बासु भी कहते हैं कि अभी हमें डेवलपिंग कंट्रीज से उम्मीद नहीं लगाना चाहिए कि वह अभी अपने समस्याओं को छोड़कर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके ग्रीन कॉन्सर्न्स के तरफ अपना ध्यान देगी, क्योंकि अभी वह खुद गरीबी के चक्र में फंसी हुई है। वहाँ की जनता भी रोज जीने के लिए संघर्ष कर रही है। तो जब तक ये सब समस्याएं दूर नहीं हो जाती, तब तक कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लेगा। दूसरी तरफ डेवलप्ड कंट्रीज दूसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ से पेश करना शुरू करते हैं। देखिए किस प्रकार से आपका डिबेट आगे बढ़ रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज से, अच्छा, तो क्या आप ये सोच रहे हो कि आप जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लोगे इन्वायरमेंटल डैमेज करके तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि जो गरीबी है और जो इन्वायरमेंटल डैमेज है वह एक दूसरे से संबंधित है। आप जितना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे गरीबी उतना ही बढ़ेगी, ऐसा कहना है डेवलप्ड कंट्रीज का। आगे वह कहते हैं कि अगर आप जंगलों को काटेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर और आप वहां फैक्ट्रियां लगाएंगे तो इससे गरीबी दूर नहीं होगी, बस आपके शहरी झुग्गी झुपड़ियों का निर्माण होगा। साथ ही साथ आपका जो वाटर है वह पॉल्यूट हो जाएगा, जिससे क्रॉप फेलियर हो जाएगा, आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज होगा आपके यहाँ, और क्लाइमेट चेंज के कारण आपके जितने भी फर्टाइल लैंड्स हैं सब रेगिस्तान बन जाएंगे। और जो फ्लड कोस्टल एरियाज हैं, जो नदी के किनारे जो आपका जो अच्छा वाला मिट्टी होता है जिसमें खेती होता है, जिस पर लाखों लोग जीते हैं, वह मिट्टी भी रेगिस्तान का रूप ले लेगी। तो आप ये मत सोचो कि आप इन्वायरमेंट को डैमेज करके अपने गरीबी को दूर कर सकते हैं, ऐसा डेवलप्ड कंट्रीज कह रही हैं। डेवलप्ड कंट्रीज कहती हैं डेवलपिंग कंट्रीज को कि अगर आप सच में एक बेहतर भविष्य अपने लोगों को देना चाहते हैं तो आप सतत विकास के अवधारणा को अपनाएं, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अवधारणा को अपनाएं, जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से काउंटर आर्ग्यूमेंट अब क्या देंगी डेवलपिंग कंट्रीज? तो सबसे पहला काउंटर आर्ग्यूमेंट देती हैं कि भैया आप बिन मतलब का हम लोगों के कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो कि संप्रभुता के सिद्धांत
के लिए सही नहीं है। हम संप्रभु हैं, हम अपने यहाँ जो करना चाहेंगे हम कर सकते हैं। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? और दूसरा ये कहते हैं कि आप जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं साहब, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए आपको नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, जैसे कि आपको विंड से, जो कि सोलर से आपको मिलता है, सौर ऊर्जा और आपका वायु ऊर्जा। और इसके लिए साहब आपके पास बेहतर तकनीक होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं साहब, हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमारे पास तकनीक कहाँ से आएगी? हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। और अगर हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का साधन ही होता तो हम काहे का डेवलपिंग कंट्रीज रहते, हम भी आप ही तरह अमीर होते और हम भी ये बड़ी बड़ी बातें कर सकते थे। तो ये दो काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं और आगे एक तीसरा बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण आर्ग्यूमेंट देते हैं जिसे हमें समझना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, डेवलपिंग कंट्रीज एक ऐसा व्यू, एक ऐसा विचार प्रस्तुत करती हैं जिससे फर्स्ट वर्ल्ड अर्थात डेवलप्ड कंट्रीज और थर्ड वर्ल्ड अर्थात डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में एक दरार पैदा हो जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज कहती हैं कि डेवलप्ड कंट्री इसलिए ये रट्टा लगाकर बैठे हैं कि हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से आपका इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे उनका एक साजिश रचा हुआ है। क्योंकि अब हम बेहतर बन रहे हैं और अब हम उनको इकोनॉमिक कंपटीशन दे रहे हैं और अपने इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर को हटाने के लिए वह यह चाल चल रही हैं। आगे डेवलपिंग कंट्रीज कहती हैं कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो कि नॉन पॉल्यूटिंग है, जिससे हम जूते बनाते हैं और जिससे हम लोग कैन टोमेटोज बनाते हैं। लेकिन जब ये प्रोडक्ट्स को हम यूएस में और यूरोपियन यूनियन के देशों में बेचने जाते हैं तो वहाँ इस पर वह हाई टैरिफ्स लगा देते हैं, इंपोर्ट टैक्सेस लगा देते हैं, जिससे हमें ज़्यादा फायदा नहीं होता और उससे वह अपने लोकल मार्केट को प्रमोट करने का कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो जो हमारा स्टील और ऑयल रिफाइनरी का इंडस्ट्री है उससे हमें काफ़ी फायदा हो रहा है। लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं और ये डेवलप्ड कंट्रीज इसीलिए यह रट्टा लगाकर बैठे हैं ताकि हमारी ये पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज भी कम प्रोड्यूस करना शुरू कर दे और जो हमें फायदा हो रहा है इन इंडस्ट्रीज के द्वारा वह भी समाप्त हो जाए और कुल मिलाकर वह हमें अपने कंपटीशन से समाप्त कर सकें। लेकिन हम अपने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को नहीं छोड़ेंगे, हम इसको जारी रखेंगे और हम डेवलप्ड कंट्रीज को इकोनॉमिकली compete करते रहेंगे। तो ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है आपका डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा। अब इसी को लेकर तीसरा आर्ग्यूमेंट पेश किया जाएगा आपका डेवलप्ड कंट्री के द्वारा। उनका मानना है कि भाई रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमेशा इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं होता है। आज साइंस ने काफी तरक्की कर ली है और साइंस ने जब तरक्की कर ली है तो ऐसे ऐसे आपके इक्विपमेंट्स आ गए हैं, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे आप कम इन्वायरमेंटल डैमेज करके रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। तो इसी को लेकर अगला आर्ग्यूमेंट होने वाला है, अगला आर्ग्यूमेंट नंबर 3। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्रीज से यही कहती हैं कि भाई अगर आज के युग में आप रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आप पहले जैसा अपने पर्यावरण पर अत्यधिक दबाव बनाएं। आज साइंटिफिक एडवांसमेंट हो चुका है, आज बहुत सारी ऐसी तकनीकें आ गई हैं जिससे जो इंडस्ट्रीज हैं वह लेस पॉल्यूटिंग बन गई हैं। साथ ही साथ डेवलपिंग कंट्रीज को जो गलतियां हुई, जो इन्वायरमेंटल मिस्टेक्स हुई डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा और जो यूएसएसआर के द्वारा, उनसे भी सीखना चाहिए और नई तकनीकों को अपनाना चाहिए जिससे प्रदूषण कम होगा और जिससे पर्यावरण पर कम दबाव पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अब तो ऐसे नए स्टील वर्क्स आ चुके हैं अर्थात जिससे आप इस्पात का उत्पादन कर सकते हैं, जिसमें आपको कम पानी का खर्च होगा, कम रॉ मटेरियल्स लगेंगे, कम पावर लगेगा और उसके साथ साथ जो आउटपुट होगा वो ज़्यादा आएगा और साथ ही साथ आपका पॉल्यूशन भी कम होगा जो कि आपके ट्रेडिशनल फैक्ट्रीज के द्वारा होता था। साथ ही साथ अगर आपको ऊर्जा चाहिए
तो अब आप कोल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब आप चाहिएगा तो न्यूक्लियर जनरेटिंग प्लांट्स के द्वारा उस ऊर्जा को आप बना सकते हैं, जो कि कोल से बहुत ज़्यादा होगा और कोल से बहुत कम आपको ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करेगा। और दोस्तों, आप अल्टरनेटिव रिन्यूएबल सोर्सेज भी आप डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि सोलर, विंड और हाइड्रो पावर। इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऐसा कहना है आपका डेवलप्ड कंट्रीज का। तो दोस्तों, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा। एक तो मैंने जो आपको पहले बताया था कि भैया हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हम इतने रईस नहीं हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इतने महंगे महंगे आधुनिक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें और हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस को अडॉप्ट कर सकें। दूसरी तरफ जो डेवलपिंग वर्ल्ड रिपोर्ट है, वह आर्ग्यू करता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो डिमांड कर रही हैं कि गरीब देशों को जो संरक्षण है उसको तवज्जो देना चाहिए, यह डेवलप्ड कंट्रीज का पाखंड है। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने अपना विकास करने के लिए, खुद विकसित करने के लिए पूरे वातावरण, पूरे पर्यावरण को प्रदूषित किया। जब औद्योगिक क्रांति हुई उस समय उन्होंने बहुत सारे पेड़ काटे, जो वाटर सोर्सेस थे उनको प्रदूषित किया। करोड़ों करोड़ टन जो कार्बन है उसे हवा में उन्होंने छोड़ा। और अब वह इस लायक नहीं है कि वह दूसरों को बताएंगे कि किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार से संरक्षण की नीति को अपनाना चाहिए। आगे हो सकता है कि जो कंट्रीज है वह अमीर बने, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, और उसके बाद वह ज़्यादा कंसर्न्ड हो जाएंगी अबाउट द इन्वायरमेंट और आगे वह कुछ कर सकती हैं इन्वायरमेंट के लिए। फॉर डेवलपिंग कंट्रीज कंजर्वेशन कैन देयरफॉर वेट अंटिल दे आर मोर प्रोस्पेरस। तो जब तक वह मतलब सही से समृद्ध नहीं बन सकती, तब तक जो संरक्षण की नीति है वह उनके लिए इंतजार कर सकती है। क्योंकि अभी उनका प्रायोरिटी होना चाहिए कि किस तरह से हमें अपने गरीबी को समाप्त करना है और जो हमारी बढ़ती जनसंख्या है उनकी जरूरतों को पूरा करना है। तो चौथा आर्ग्यूमेंट डेवलप्ड कंट्रीज देते हैं कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके यहाँ औद्योगिकरण से हानि अधिक हुई और लाभ कम हुआ है। औद्योगिकरण से जो आपका प्रदूषण का मात्रा बढ़ा है उसे हानि ज्यादा हुई और लाभ कम हुआ। और इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल चाइना है। जो लास्ट 20 ईयर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, जो ग्लोबलाइज्ड चाइना में जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, उससे आपका क्रॉनिक एयर और वाटर पॉल्यूशन हुआ। इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ा और साथ ही साथ चाइना के किसानों को, अर्थात पूरे चाइना को करोड़ों करोड़ का घाटा हो रहा है, क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो जा रही हैं। इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज कह रहे हैं कि जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, यह सिर्फ पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदायक है। इससे आर्थिक नुकसान भी होता है। आगे वह कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वह पूरे के पूरे पृथ्वी को नुकसान पहुंचाएगा, ना कि सिर्फ डेवलप्ड वर्ल्ड को। इसीलिए भैया आपसे भी कह रहा हूँ, खतरा आप पर भी है। और भैया ज्यादा खतरा तो आप ही पर है, अर्थात डेवलपिंग कंट्रीज पर है। सी लेवल बढ़ेगा, जो डेजर्ट्स हैं डेजर्ट्स ज्यादा होंगे और जो नेचुरल डिजास्टर है वह बहुत कॉमन हो जाएगा आपके यहाँ। इसीलिए हमें पूरा दुनिया की चिंता है, हमें अपनी चिंता है, हमें आपकी भी चिंता है। इसलिए हम आपको रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से रोक रहे हैं। और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना भी है तो आपको नए साइंटिफिक एडवांसमेंट के जरिए करना चाहिए। इसीलिए हम आपको इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कह रहे हैं और इस पर जोर दे रहे हैं, ऐसा कहना है डेवलप्ड कंट्रीज का। तो दोस्तों, आगे भी डेवलप्ड कंट्रीज कहती हैं कि अगर मान लो यूरोप से एटमॉस्फेयर में कोई भी पॉल्यूशन नहीं फैलाया गया, लेकिन चाइना और इंडिया ने अपने पॉल्यूशन को नहीं रोका, तो इससे जो यूरोप के द्वारा किया गया जो कार्य है उसका कोई असर नहीं होगा, वह मीनिंगलेस हो जाएगा और जो ओवरऑल पॉल्यूशन है वह बढ़ेगा। इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज को अपने ग्रीनर टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर करना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज में, और वो भी पार्शियली सब्सिडाइज्ड रेट्स में, अर्थात कम दामों में उन्हें देना चाहिए।
जिससे दोनों साथ में मिलकर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एफर्ट्स कर सकें। इसके पीछे भी दोस्तों लॉजिक है। अगर आप इसे देखने का प्रयास करें तो आजकल एक कार्टून वाला मूवी आया है लोरैक्स। उसमें क्या होता है कि एक बिजनेसमैन होता है, वह सबसे पहले पूरे एयर को आपका पॉल्यूट कर देता है। उसके बाद वह ऐसी मशीन बनाता है जिससे जो आपका एयर का पॉल्यूशन है उसको कम किया जा सकता है, और उसके बाद लोग उसकी मशीन को लेते हैं। यही हाल है, आपका डेवलप्ड कंट्री भी यही बिजनेस कर रही है। सबसे पहले इसने पूरे वातावरण को, पूरे पर्यावरण को प्रदूषित किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, और अभी भी कर रहा है। उसके बाद ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है जिससे इस प्रदूषण को कम किया जा सके, और साथ ही साथ ये अब सबको बेचने की कोशिश कर रहा है, मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज को, कि आप जो है प्रदूषण कम करो, खतरा है, खतरा है। आपने प्रदूषण की समस्या को खुद क्रिएट किया और आप दूसरों को कह रहे हो कि आपसे हमें खतरा है, और आज आप टेक्नोलॉजी बना रहे हो और आप बिजनेस सिर्फ करना चाहते हो कि ये टेक्नोलॉजी जो है हम आगे देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जो ग्रीनर टेक्नोलॉजी है अर्थात वह लेस पॉल्यूटिंग है। और इस ग्रीनर टेक्नोलॉजी में क्या था, तो इस ग्रीनर टेक्नोलॉजी का एक आपका पार्ट था न्यूक्लियर जनरेटिंग पावर प्लांट। और आपको पता होगा कि न्यूक्लियर जनरेटिंग पावर प्लांट जो है हैंडल करने में काफी टफ होते हैं। अगर इसमें लीकेज आ गया, अगर इसका वेस्ट मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाया, तो दोस्तों इससे और भी बड़ा खतरा हो जाता है। इन्वायरमेंटल डिजास्टर जो है वह तो फ्यूचर का चीज है, वह तो आएगा 100 साल बाद, 200 साल बाद ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। और अभी भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, उनके हिसाब से देश चल रहे हैं, तो अभी खतरा थोड़ा कम हुआ है। लेकिन मान लो अगर ये हम ग्रीनर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और सही से हैंडल नहीं कर पाए, तो इससे तो भैया और भी ज्यादा खतरे हैं, जिससे न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो। तो इसी को आपका ग्राउंड बनाकर इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं आपके डेवलपिंग कंट्रीज। इस चीज को देखिए। तो डेवलपिंग कंट्रीज काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जो साइंटिफिक प्रोग्रेस जो लोगों ने किया है, लगता है इसके कारण वह इतना कॉन्फिडेंट बन गए हैं और उनको ऐसा विश्वास हो गया है कि अब वह तो अपने पर्यावरण को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उनमें इतनी क्षमता आ गई है। लेकिन जो आप ग्रीनर टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं साहब, ये ग्रीनर टेक्नोलॉजीज में आपका न्यूक्लियर इंडस्ट्री भी आता है। और अगर आप न्यूक्लियर इंडस्ट्री की बात करें तो इसका इतिहास मात्र 50 सालों का रहा है, हाफ अ सेंचुरी, इसीलिए लिखा हुआ है। और इसमें आपके 4 सीरियस एक्सीडेंट्स हो गए। विंड स्केल में यूके 1957, 3 माइल आइलैंड में यूएस 1979, सर सरनोबिल में यूएसएसआर, ये यूक्रेन का पार्ट था, उस टाइम यूएसएसआर में ही था, आता था, अब ये यूक्रेन का पार्ट है, ये 1986 में। जापान 2011 में, ये आपको शायद याद होगा। द न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री स्टिल कैन नॉट स्टोर इट्स वेस्ट सेफली, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद आप बात कर रहे थे साहब अल्टरनेटिव पावर सोर्सेस का। हाइड्रो पावर सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके लिए आपको डैम बनाने पड़ते हैं नदियों पर, और आप जानते हैं डैम से खुद इन्वायरमेंट को नुकसान है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। और इससे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना घर छोड़कर, अपनी जमीन छोड़कर जाना पड़ता है, जिससे आपका इकोलॉजिकल रिफ्यूजी का आपका सिचुएशन बन जाता है, लोगों को पलायन करना पड़ता है। तो आप जिस ग्रीनर टेक्नोलॉजी का बात कर रहे हैं कि इनसे समस्याएं कम है, हमें तो समस्याएं कम नहीं दिखाई दे रही, ऐसा कहना है आपके डेवलपिंग कंट्रीज का। अब डेवलप्ड कंट्रीज कह रहे हैं कि अच्छा रुको 1 मिनट, बात सिर्फ न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्रीज की नहीं है, हमारे पास हाइब्रिड क्रॉप्स भी हैं, जिससे जो प्रोडक्टिविटी है वह ज़्यादा बढ़ेगा, आपका जो पॉल्यूशन है वह कम होगा, और साथ ही साथ आप अपने जो बढ़ती जनसंख्या है उसकी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर लेंगे। तो ये अगला तर्क आपका होने वाला है डेवलप्ड कंट्रीज का, जो पांचवा आपका आर्ग्यूमेंट देंगे। तो पांचवा आर्ग्यूमेंट डेवलप्ड कंट्रीज देते हैं कि हमारे पास अब ऐसा ज्ञान है जिससे हम दुनिया की बढ़ती जनसंख्या का पेट भर सकें, और वो भी बिना पर्यावरण को हानि पहुंचाए। हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, जिससे डेवलपिंग वर्ल्ड को फायदा होगा, क्योंकि इसको कम पानी चाहिए होता है, कम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड चाहिए होता है, और इससे बढ़िया उत्पादन होता है।
और जिससे भाई जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वह भी बढ़िया से होगा और इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी मिलेगा। लेकिन काउंटर आर्ग्यूमेंट में आपके डेवलपिंग नेशंस कहते हैं कि लेकिन इसका कम अवधि में अगर इस्तेमाल किया जाए तो स्टार्टिंग में इससे आपका खतरा है, क्योंकि जो हाइब्रिड क्रॉप्स होते हैं उनसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकता है। जो आपके घरेलू पेड़ पौधे हैं पहले से जो हाइब्रिड नहीं है, उनको नुकसान पहुंच सकता है इन हाइब्रिड क्रॉप से। ये हाइब्रिड क्रॉप्स उनको उगना ही बंद कर देंगे। और जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं, जितने भी जीव जंतु हैं जो कि नेटिव प्लांट्स पे डिपेंडेंट थे, वह भी उनसे खत्म हो सकते हैं। अगर प्लांट खत्म होगा जिसको वाइल्ड लाइफ खाता था तो वो भी, उसको भी समस्या होगा। उसके बाद जो फार्मर है, फार्मर के लिए हाइब्रिड क्रॉप्स जो है वह काफी महंगा होगा। और साथ ही साथ जो हाइब्रिड क्रॉप का जो बीज होता है उसको हम अगले साल के लिए सेव करके नहीं रख सकते उसको बचा के। तो ऐसा सकता है कि फार्मर को अगले साल दोबारा से आपको हाइब्रिड क्रॉप्स के लिए सीड्स को खरीदना पड़े। और ऐसे सिचुएशन में मान लो फार्मर के पास पैसा नहीं है और वह नहीं खरीद पाया, तो उसका जो आपका फर्टाइल लैंड है वह बिना खेती किए ही, बिना हल चलाए ही उस साल रह जाएगा, क्योंकि हाइब्रिड सीड खरीदने के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं होंगे। और जब बिना खेती का अनप्लग्ड अगर ऐसी अगर लैंड को छोड़ दिया जाएगा तो भाई इससे ड्रॉट आ सकता है और डेजर्टिफिकेशन हो सकता है। तो मेरे भाई आपका जो ज्ञान है ये तो दो धारी तलवार है, डबल एज्ड वेपन भाई। इससे नुकसान भी उतना ही है जितना फायदा है। तो ये आपके आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट, ये आपके डिबेट चल रहे हैं, अभी भी डिबेट चलते रहते हैं। तो अब हम कंक्लूजन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये 5 आर्ग्यूमेंट आप लिखेंगे और बहुत काफ़ी है ये, क्योंकि 4 साढ़े 4 पेज का आपको आंसर्स लिखना होता है और अगर आप इतना लिखेंगे तो वो इससे ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम सीधे कंक्लूजन पर आते हैं जो कि रुम्की बासु हमें देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन बाय रुम्की बासु का। तो आपको ये रुम्की बासु ऐसे लिख के कंक्लूड नहीं करना। तो दोनों पक्षों के बात को सुनने के बाद यही पता चलता है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण से। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में भी और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी इकोनॉमिक ग्रोथ इवन at the expense of some environmental damage has been sought to be justified by the need to feed the rising world population, and removal of poverty and has been prioritized over every other concern। दोस्तों मेरा मानना है कि जो डिबेट है, डिबेट से बस प्रश्न खड़े होते हैं, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। इसीलिए हमें डिबेट नहीं बल्कि डिस्कशन की ज़रूरत है। हमें वाद विवाद नहीं, हमें संवाद की आवश्यकता है। और हम ये जानते हैं कि जो इन्वायरमेंट है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो यहाँ देशों को संवाद करना चाहिए, एक साथ बैठना चाहिए और अपना अपना जो जिम्मेदारी है उसको निभाना चाहिए अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो प्रिंसिपल है उसको मानना चाहिए। और जो प्रोटोकॉल्स हैं इस प्रिंसिपल पे बने हुए, इन प्रोटोकॉल्स के हिसाब से चलना चाहिए। इन प्रोटोकॉल्स के बारे में मैंने लेक्चर 1 में बताया था और इस प्रिंसिपल के बारे में भी आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ हम सभी चीज़ों के लिए सरकार पर निर्भर नहीं होंगे, हम खुद से भी कुछ कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले हम पॉपुलेशन को लेकर फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को जागरूक बना सकते हैं। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग प्लांट कर सकते हैं ट्रीज को, अगर पॉसिबल है तो हम लोग बाइसिकल्स का यूज कर सकते हैं नीदरलैंड की तरह। साथ ही साथ मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा और इसको कोई पर्सनली नहीं लेगा। जो आप नॉनवेज खाते हैं उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से प्रोड्यूस होता है उसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है। तो अगर हम नॉनवेज खाना छोड़ दें या छोड़ नहीं सकते तो अगर कम कर दें तो इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या काफ़ी कम हो सकती है। तो आप वेजिटेरियन बन सकते हैं और इस तरह से जो 63% जो आपका कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम किया जा सकता है। तो ये कुछ आपके इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं जो कि आपके द्वारा लिए जा सकते हैं। ये आपका द गार्डियन का एक आर्टिकल है, ईट लेस मीट टू अवॉइड डेंजरस ग्लोबल वार्मिंग साइंटिस्ट्स से। तो दोस्तों आप अपना रोल इसमें प्ले कर सकते हैं और जैसा कि मैं पहले से करता रहा हूँ, मैं तो खैर नॉनवेज खाता ही नहीं तो मेरा तो बात ही कुछ और है। तो दोस्तों आज यहीं पे इस लेक्चर को मैं वाइंड अप करता हूँ। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स के बीच में शेयर कीजिए
और जितने भी आपके टॉपिक्स हैं मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूँ, मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता। तो इसीलिए आप मेरे और भी जाके लेक्चर्स को देख सकते हैं ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए और फ्यूचर में भी आपको चीज़ें काम दें। भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपको ऐसे ही यूनिक यूनिक वीडियो और यूनिक यूनिक कॉन्सेप्ट्स आपको मैं बताता जाऊंगा जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड है इन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना भाई। धन्यवाद।